नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी के ऑडिटर W67 बीपीएससी मेंस के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो पहला वीडियो डाला गया है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, ये बेसिकली एक इंट्रो है आपको गाइड करने के लिए, या फिर ये भी बताने के लिए है कि इसका सिलेबस क्या है, इसकी सही रणनीति क्या होगी कि आप कम समय में अच्छी तरीके से तैयारी हो पाए कर पाओ, और सबसे बड़ी चीज़ की ऐसी तैयारी जिससे आपको अधिक से अधिक स्कोर हो पाए। एक अच्छा नोट्स कैसा बन सकता है, और आपको जो इसमें आंसर राइटिंग कैसे करना है, ये जो पूरा कोर्स है, या कह सकते हैं कि आज का जो एक संक्षिप्त वीडियो है, बेसिकली पूरी तरीके से आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को लेकर डेडिकेटेड है। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के अभ्यर्थी हैं वो सिलेबस पर कैसे कमांड करेंगे, सारे टॉपिक्स पर कैसे कमांड करेंगे, और एक अच्छा आंसर राइटिंग कैसे करेंगे ताकि अधिक से अधिक बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में अधिक से अधिक अंक को स्कोर कर पाए। देखिए, सबसे पहले तो आपने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जब चुनाव किया होगा तो जाहिर सी बात है इस सब्जेक्ट के प्रति कुछ ना कुछ तो अभिरुचि रही होगी, या फिर हो सकता है आपका बैकग्राउंड ही इकोनॉमिक्स का रहा हो। तो खैर, दो चीजें जरूर होती हैं कि या तो आपकी रुचि है इस सब्जेक्ट के प्रति, या फिर आपका बैकग्राउंड है, तभी जाकर कोई विद्यार्थी जो है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल चूज करता है। और नहीं तो एक जो प्रवृत्ति रही है बीपीएससी के बारे में, या फिर किसी भी एग्जाम के मुख्य जो ऑप्शनल पेपर का चुनाव के बारे में, कि लोग सुनते हैं कि कौन सा पेपर ज्यादा स्कोरिंग। तो इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत लोग जानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट में आता है। बस दिक्कत कहाँ आती है कि ये जो सब्जेक्ट है, थोड़ा सा इस पर अगर कमांड नहीं होता है तो आप इसमें कुछ भी आंसर नहीं कर सकते हो। बस थोड़े से कमांड की आवश्यकता है, और इसके बाद आपका जो आंसर है, या फिर आप जो इस सब्जेक्ट को चूज करते हैं, तो जितना आप इसके प्रति वफादारी निभाते हो, उससे अधिक ज़्यादा ये सब्जेक्ट आपके प्रति वफादारी निभाएगा। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि थोड़ा सा वे ऑफ प्रेजेंटेशन की अच्छी प्रेजेंटेशन की आवश्यकता होती है ऑप्शनल पेपर में, और थोड़ा सा क्रिएटिविटी, और ओवरऑल कहेंगे कि नॉलेज थोड़ा सा भी अच्छा रहता है, तब आप एक अच्छे ऑप्शनल के रूप में इस सब्जेक्ट को पाते हो। इवन ये किसी भी ऑप्शनल के बारे में हम बात करेंगे, आप अर्थशास्त्र ले लीजिए, या एलएसडब्ल्यू ले लीजिए, या फिर आप एंथ्रोपोलॉजी ले लीजिए, या फिर कोई भी सब्जेक्ट, वो अपने आप में स्कोरिंग तब हो पाता है जब आप उस पर कमांड और क्रिएटिविटी का एक कंबाइन वे में लेकर के चलते हो। हम बात करें इकोनॉमिक्स के बारे में, अभी जो हाल फिलहाल में जो ऑडिटर का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल चुना है। इवन जो डब्ल्यू का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, पीटी का एग्जामिनेशन हुआ नहीं है, उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इन्हें इकोनॉमिक्स ऑप्शनल चुना है। और 67 बीपीएससी मेंस के जो मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने भी मेरे अनुसार कहे अनुसार, या फिर जिनको जिनको लग रहा था कि ये सब्जेक्ट अच्छा है, श्रेयस्कर होगा लेना, तो उन्होंने भी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल चुना है। तो कहने का मतलब, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कोर्स है, ये सबके लिए कॉमन हो जा रहा है। और डब्ल्यू और 67 बीपीएससी सिलेबस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का तीनों का सेम रहेगा। एक और एग्जामिनेशन जिसके लिए मैं इकोनॉमिक्स का गाइडेंस प्रोवाइड की थी, वो था प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर का जो पीटी का जो सिलेबस था, या फिर मेंस का सिलेबस है, वो थोड़ा सा इससे हटकर है। ठीक है, वो उद्योग विभाग की तरफ से एग्जामिनेशन लिया जा रहा है, या फिर वो जो कंडक्ट एग्जामिनेशन भले ही बीपीएससी करवा रहा है, बट ये जो बहाली है बेसिकली उद्योग विभाग की है। तो उस उन्होंने सिलेबस जो डिजाइन किया वो बिल्कुल ही अलग है ऑडिटर W67 बीपीएससी के मेन से, इसलिए उनके लिए अलग गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर के अभ्यर्थी है वो भी इस वीडियो को देख लेंगे, बहुत सारी चीजें आपको जानने समझने को मिलेंगी, और आगे फर्दर जो भी वीडियो आएंगे वो सबके लिए यूजफुल होगा। क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स ओवरऑल लगभग लगभग थोड़ा बहुत कमी बेसी माइनस प्लस का अंतर रहेगा, 19-20 का अंतर ही रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने की संभावना कम है। हाँ, लेकिन टॉपिक्स अलग हो जाएंगे, इसकी वजह से उनको अलग पढ़ना होगा और उनको अलग पढ़ना होगा। ऑडिटर W67 मेंस वालों को अलग पढ़ना होगा, और प्रोजेक्ट मैनेजर के मेंस वालों को अलग ही पढ़ना होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑडिटर W67 मेंस के जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने जो ऑप्शनल इकोनॉमिक्स लिया है उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे, और उनको तैयारी कैसे करनी है उस चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि अभी तो ऑडिटर का पीटी का एग्जामिनेशन हो चुका है, डब्ल्यू का नहीं हुआ। 67 का 23 जनवरी को एग्जामिनेशन कंडक्ट होने की पूर्ण संभावना है।
AAO का भी लगभग उसी डेट के आसपास होगा। इवन उस समय आपको CDPO का भी एग्जामिशन होगा। ऑडिटर का हो चुका है PT, तो उसका मेंस का एग्जामिशन होगा जनवरी से फरवरी के बीच में। अभी रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आया है, तो इस महीने आने का संभावना कम लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे रिजल्ट जो है आयोग के पास पेंडिंग है, जिसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर का जो PT का रिजल्ट है वो भी पेंडिंग है। तो उसके बाद ही आपका ऑडिटर का हुआ था। तो मान के चलिए कि अक्टूबर एंड में नहीं आ रहा है, तो नवंबर में आपको आने की संभावना है ऑडिटर का रिजल्ट, और प्रोजेक्ट मैनेजर का रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा। तो ये आपका जो मेंस इसका एग्जामिशन होगा, मानकर चलिए जनवरी की बात ही होगी, क्योंकि जनवरी में सारे एग्जामिशन लाइन से जो है PT के एग्जामिशन जो बाकी रह गए हैं, CDPO, AAO 67, उनका निपटेगा। उसके बाद ही ऑडिटर का हो पाएगा। तो आपके पास करीब करीब 3 महीने बचते हैं। इन 3 महीनों में जिन्होंने ऑडिटर का मेंस में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लिया, आराम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और खासकर मैं उनको देखते हुए ही आपका जो ये जो क्लास है इसको स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि AAO और 67 मेंस का भी काफी टाइम है। लेकिन ये जो पढ़ाया जाएगा ये इक्वल रहेगा उनके लिए। ये जो आपको जो मैं क्लास प्रोवाइड करूंगी या फिर रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करूंगी, तो ये पूरा का पूरा सेम रहेगा ऑडिटर वालों के लिए, AAO और 67 वालों के लिए। कोई भी कंटेंट में डिफरेंस नहीं होगा। इवन जो मेरे क्लास में प्रोवाइड कर देंगे रिकॉर्डेड क्लास रहेगा ये, और उसके साथ जो नोट रहेगा वो सारा का सारा उनका सेम रहेगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई ये जो सिलेबस है इस चीज का, इस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, वो पहले क्या है। आप इस सिलेबस को चाहें तो BPSC की जो साइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखेंगे सिलेबस का एक टैब खुलता है, वहीं पर आपको फर्स्ट वाला जो सिलेबस का आता है, जो संयुक्त असंयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का सिलेबस है, वही इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। उसमें कोड नंबर 11 है जो इकोनॉमिक्स का है। हिंदी में भी आपको सिलेबस मिल जाएगा और इंग्लिश में भी मिल जाएगा। उस वो करीब आपको 90-100 पन्ने के जो सिलेबस है उसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपको शुरुआत में पहले हिंदी के आएंगे, उसके बाद भी इंग्लिश का आपको कंटेंट खुलता है। तो ये जो मैं अभी प्रोवाइड कर रही हूँ आपको हिंदी में प्रोवाइड कर रही हूँ। हाँ, ये जो क्लास चलेगा जो आपको बाइलिंगुअल चलेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं इकोनॉमिक्स में जो आपको सिर्फ हिंदी में बोलने से काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हिंदी और इंग्लिश मिलाकर आपका क्लास चलेगा। कंटेंट जब देने की बारी आएगी, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे, मीन्स जिनको क्लास चाहिए होगा, उनको नोट्स देने में हम ध्यान रखेंगे कि हिंदी वालों को हिंदी ही नोट दिया जाएगा और इंग्लिश वालों को इंग्लिश नोट ही दिया जाएगा। ठीक है, और जो नोट रहेगा, जो क्लास के साथ ही कंबाइंड नोट भी आपको फ्री में मिलेगा, वो बेसिकली PDF मिलेगा, ये भी ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल हम आपको समझा दे रहे हैं सिलेबस क्या है, तैयारी कैसी होगी, कैसे आपको पढ़ना है। इवन मैं आपको बुक्स भी आज बता दूंगी, और ताकि आप उन बुक्स के माध्यम से चाहे तो खुद से भी चाहो तो पढ़ सकते हैं, या फिर आपको लगे कि डिटेल्स में जानना है चीज़ों को। क्योंकि ये जो क्लास है ये बेसिकली BPSC के मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए होगा, ना कि आपको बृहत रूप से पढ़ने की आवश्यकता है, चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है। क्योंकि कहीं से भी आपको विस्तृत रूप से कंटेंट प्रोवाइड नहीं करनी है। आपको एक ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करने की आवश्यकता होती है मेंस के एग्जामिनेशन में जिसमें क्वालिटी हो, मतलब कह सकते हैं वो एक निचोड़ के रूप में हो, ना कि आपको पूरा विस्तृत कंटेंट जो कि आपको पढ़ाने के पर्पज से दिया जाता है। आपको आयोग के जो एवेलुएटर होते हैं उनको पढ़ाना नहीं है, आपको एक जिस्ट प्रोवाइड करना है, ताकि वो जो प्रश्न पूछना चाह रहा है उससे उसको उस कम शब्दों में अच्छा एक आंसर मिल जाए। और साथ ही साथ आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन इस तरीके का जरूर होना चाहिए ताकि आप वो आसानी से चीज़ों को कम समय में देख पाए। सिलेबस देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए, सिलेबस में सबसे पहले जो आपको ये जो इकोनॉमी का सिलेबस है 2 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 में क्या किया गया है, माइक्रो और मैक्रो को मिला दिया गया है। हिंदी वाले अगर हिंदी में शब्दों को समझ पाते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र दोनों को मिलाकर के ही आपको ग्रुप 1 बनाया गया है। इसके अलावा जो ग्रुप 2 बनाया गया है ये बेसिकली आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में है। ठीक है, तो अभी हम पहले ग्रुप 1 में ही देख लेते हैं ग्रुप 1 क्या बोलना चाह रहा है। देखिए, ग्रुप 1 में सबसे पहले आपको स्टार्ट करता है अर्थव्यवस्था की जो रूपरेखा होती है, मीन्स जो एक फॉर्मेट होता है इकोनॉमिक्स का, वो क्या होता है ना। आप इंडियन कंटेक्स्ट में ले लीजिए या फिर वर्ल्ड कंटेक्स्ट में ले लीजिए। तो एक जो हर इकोनॉमिक्स का जो अर्थशास्त्र का अपना एक फॉर्मेट, हर सब्जेक्ट का एक फॉर्मेट होता है, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स का भी एक फॉर्मेट है। मीन्स टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, या फिर कह सकते हैं कि
इसको अगर हम बंटवारा करते हैं तो ये किस प्रकार के बंटवारा एक ओवरऑल किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम अर्थव्यवस्था को रूपरेखा में देखें तो इसको मोटा मोटी अगर कह सकते ब्रॉड वे में 2 भागों में बांट सकते हैं हम लोग, एक माइक्रो एक मैक्रो। तो माइक्रो में क्या आता है, मैक्रो में क्या आता है, ये चीजें आपको बतानी होंगी ना। माइक्रो में क्या होता है कि आपको किसी परिवार किसी इंस्टीट्यूशन मतलब एक छोटे एरिया या छोटे क्षेत्र के लिए अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं। वही मैक्रो में वृहत अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, विस्तृत रूप से अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं ना। समाज हो गया, देश हो गया, पूरा, और कह सकते हैं बाजार के बारे में पढ़ रहे। तो मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं अर्थव्यवस्था अगर छोटे रूप में हम जब पढ़ते हैं या फिर पर्टिकुलर किसी संस्था के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, व्यक्ति के व्यवहार के बारे में, अर्थव्यवस्था के प्रति उसका क्या व्यवहार है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, या व्यक्ति की आय के बारे में जब पढ़ते हैं तब हम लोग मैक्रो अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। और वही जब हम विस्तृत रूप से पढ़ रहे हैं उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि वो पूरा अर्थशास्त्र को ओवरऑल समेटता है और उसी के अंदर में आपको माइक्रो भी आ जाता है। तब हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई ये मैक्रो अर्थशास्त्र है, ठीक है। तो 2 चीजें हैं अलग अलग, मतलब अर्थशास्त्र को अगर कह सकते हैं ब्रॉड में 2 भागों में बांट सकते हैं। हालांकि एरियाज भी आप देखते हो तो अर्थशास्त्र का अलग अलग एरिया है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, जिसको क्षेत्र को बोलते हैं अर्थशास्त्र का। उसी तरीके से आप नेक्स्ट पढ़ते हो राष्ट्रीय आय का लेखांकन। ये जो राष्ट्रीय आय का लेखांकन है इसमें आपको राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय को आय को मापने के विभिन्न तरीकों को पढ़ रहे हैं, है ना। जीडीपी पढ़ेंगे, जीएनपी पढ़ेंगे। तो इसी वजह से मैं बोल रही थी कि मेरे जो नोट रहेंगे आपको आपकी लैंग्वेज के अनुसार मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन पढ़ाते वक्त मैं अपनी सुविधा को ध्यान में रखूंगी। इवन ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि मुझे पढ़ाने में परेशानी नहीं हो और आपको भी समझने में परेशानी नहीं हो। जैसे कि बहुत कम ही जगह पर सकल घरेलू आय और निव्वल घरेलू आय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ जीडीपी, जीएनपी क्योंकि फॉर्मूला की जब बारी आती है तो वहाँ कन्वीनियंट होता है कि हम जीडीपी का इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला लिखते वक्त, ना कि सकल घरेलू आय के बारे में हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो वे ऑफ जो टीचिंग होगा मेरा वो बाइलिंगुअल जाएगा। बाकी कंटेंट आपकी सुविधा अनुसार दूंगी मैं। हिंदी वाले हिंदी में कंटेंट दे दूंगी, और जो सिर्फ इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। वीडियो सिंगल रहेगा, और कैसे प्रोवाइड करेंगे इसके बारे में बाद में जानेंगे, पहले सिलेबस को समझ लीजिए, ठीक है। तो सेकंड में आपको आ जा रहा उपभोक्ता के, ये आपको आर्थिक पसंद आ रहा है। उसके बाद उपभोक्ता व्यवहार है, निर्माता व्यवहार, बाजार के रूप आ जा रहे हैं। उसी के बाद देख लीजिएगा यहाँ पे निवेश निर्णय है। उसके बाद आप देख रहे हैं आय और रोजगार का निर्धारण है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 6 टॉपिक्स आते हैं जो कि ग्रुप 1 में आपको दिया गया है, ठीक है। 4th में आपको बैंकिंग के ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, टैक्स के प्रकार दे दिए हैं 5th में, 6th में आपको इंटरनेशनल ट्रेड दे दिया है। तो कहने का मतलब हो गया कि ये जो आप देख रहे हो सभी जो टॉपिक्स, ये बेसिकली माइक्रो और मैक्रो दोनों का हिस्सा है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैक्रो है, ठीक है। कुछ बोल रहे हैं कि इसमें माइक्रो है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सेकेंड आप कंज्यूमर बिहेवियर, मैंने जस्ट अभी बताया था आपको कि माइक्रो अर्थशास्त्र बेसिकली व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तभी आपको एक जो उपभोक्ता व्यवहार क्या है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो जा रहा है। वही जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, तब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। कहने का मतलब ये हो जाता है कि ये जो आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 देख रहे हैं, इसमें ग्रुप 1 माइक्रो और मैक्रो को मिला करके बनाया गया है। वही जब हम आगे बढ़ते हैं ग्रुप 2 की ओर, ये आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है। जो नेशनल इकोनॉमी है, इंडियन नेशनल इकोनॉमी है, उसके बारे में कंप्लीट रूप से हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। इसमें आपको बेसिकली जो भी पढ़ाया जाएगा आपको ये मैक्रो अर्थशास्त्र का क्षेत्र है, ना कि माइक्रो के बारे में। हालांकि आप सभी जान रहे हैं कि जो सब्जेक्ट्स हैं हम लोग देखते आ रहे हैं इकोनॉमिक्स के विभिन्न पार्ट्स के रूप में हम लोग अगर बांटते हैं उसमें, तो माइक्रो, मैक्रो, फिर आपको बैंकिंग एंड फिनांस रिलेटेड एक अलग इकोनॉमी हो जाती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग पढ़ना पड़ता है। देन आफ्टर आपको इंटरनेशनल इकोनॉमी पढ़नी होती है। तो इंटरनेशनल इकोनॉमी को ऑलरेडी ग्रुप 1 में देखिए 6 नंबर टॉपिक में डाला गया है, ठीक है। उसी तरीके से आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में भी आपको ग्रुप 1 में डाला गया है। वहीं जब आप ग्रुप 2 में जाते हैं तो आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडियन इकोनॉमी के अतिरिक्त आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में, फिर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में जो रिलेशन होता है, देन आफ्टर फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड
फिर इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें जान रहे हैं। इसके अलावा आपको इंडियन इकोनॉमिक्स में जो प्लानिंग है या फिर कह सकते हैं भारत में आर्थिक नियोजन है वो पढ़ने होते हैं, और उसके साथ साथ आपको बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में भी पढ़ना है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सिलेबस देखने को देखो बहुत छोटा है। टॉपिक अगर आप लेते हैं तो सिलेबस लगेगा कि बहुत छोटा है, लेकिन अगर हम उसके अंदर घुसते हैं, क्योंकि हम लोग को सिर्फ इस टॉपिक पर रिलाई नहीं करना है। मेरा जो क्लास होगा बिल्कुल भी जो इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसे टॉपिक जिसमें क्वेश्चंस हिडन हैं। मैं जो प्रीवियस क्वेश्चंस को देख रही हूँ, जैसे कि आपको शुरुआत में वाले टॉपिक पे आते हैं, राष्ट्रीय आय का लेखांकन है। तो इसमें जो प्रश्न जो आपको बनते आया है अभी तक कि भाई जीडीपी और जीएनपी वगैरह के बारे में आपको पूछा गया है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद में भी अंतर पूछा गया। तो कहने का मतलब कुछ टॉपिक्स आपको पता नहीं होते, इसके लिए आपको देखना पड़ता सीधे सीधे जाकर के डिटेल्स में जब प्रीवियस क्वेश्चन देखते हो तब जाकर आपको पता चलता है। उसी तरीके से जब अर्थव्यवस्था का रूपरेखा के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक छोटा टॉपिक दिख रहा है, बट इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो मेरा जो कोर्स होगा या फिर मेरे जो गाइडेंस होंगे, अकॉर्डिंग टू ये आपका सिलेबस तो चलेगा, एज वेल एज जो आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस, मैं उनको भी कैरी ऑन करती चली जाऊंगी, ताकि आपको फर्दर अलग से तैयारी बिल्कुल भी नहीं करना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका टॉपिक 1 जो है अर्थव्यवस्था की रूपरेखा एज वेल एज राष्ट्रीय आय लेखांकन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, तो इसमें ये 2 टॉपिक हो गया। इससे संबंधित कंटेंट करीब करीब अगर मैं जैसे जो मेरा नोट्स बन रहा है तो करीब करीब मैं देख रही हूँ 8-10 पन्ने के नोट बन जा रहे हैं। इसके अलावा मैं उन टॉपिक को भी वहां घुसा दे रही हूँ जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं, बट वहां जो प्रश्न आपको रिलेटेड प्रश्न है वो आपको उसमें कंटेंट में मिल जाएंगे। कहने का जो ये मतलब है कि सिलेबस अभी फिलहाल मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, लेकिन संक्षेप में सिलेबस को बता दें कि ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। साथ ही साथ जो मेरा नोट होगा या जो मेरा क्लास होगा, इन सिलेबस के साथ साथ उन क्वेश्चन को भी साथ साथ लेकर के चलेगा जो संभावित प्रश्न होंगे और जो जिनके आने की पूर्ण संभावना होगी। इवन उनमें उन प्रश्नों को भी मैं कोशिश करूंगी इंक्लूड करने का जो प्रीवियस में पूछे गए हैं, क्योंकि वो बेस प्रदान करेगा आपको कि आपको पढ़ना कैसे है। और इसके बाद जब मैं सेकंड स्टेप पे जाती हूँ तो वे ऑफ जो राइटिंग होगा मैं आपको उस तरीके से नोट प्रोवाइड कर दूंगी कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अपने नोट्स का एक नमूना दिखा दे रही हूँ। यहाँ देख लीजिएगा आप लोग, ये जो नोट्स मेरे द्वारा इसको अभी मैं स्टार्टिंग कर चुकी हूँ बनाना, धीरे धीरे इसको बनाना स्टार्ट बढ़ते जा रहे हैं इसमें। तो इसमें जो नोट अभी फिलहाल ये हिंदी वाला नोट है, इंग्लिश वाला भी बनाएंगे, मैं फिलहाल एक ही नोट आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए आपको एग्जैक्टली ये उसी टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर हम लोग का ये प्रश्न जो टॉपिक सिलेबस है वो सिलेबस को जो आधार है उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक बता रहे हैं अर्थव्यवस्था की रूपरेखा और राष्ट्रीय आय लेखांकन। तो रूपरेखा में आप लोग जो मेरे क्लास है या फिर जो मेरे नोट में उसमें टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है, और ब्रॉडली कितने पार्ट में डिवाइड किया उसको भी देखते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन मैंने इसमें इसको इंक्लूड कर दिया कि आप इस तरीके से अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड करोगे। अदरवाइज क्या होगा कि आपको बिल्कुल कन्वेंशनल तरीके से आप एक रो नोट जो बुक में दिखाया था उस तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो कहीं भी थोड़ा सा जो एवेलुएटर है उसमें कुछ भी नवीनता नजर नहीं आता है, जिसकी वजह से आपका नंबर और अन्य स्टूडेंट्स का अभ्यर्थियों का नंबर लगभग सेम जाएगा। लेकिन आपको बिल्कुल ही थोड़ा सा अलग तरीके से चीज़ों को करना हो ताकि जब आपकी कॉपी चेक होती जाती है उस समय आपको जो एवेलुएटर है उसको लगे कि हाँ आपने जो आंसर लिखा है वो सही तरीके से लिखा है। या फिर कह सकते हैं ना कि जब हम अपने आंसर को अन्य लोगों से अलग करते हैं तो थोड़ा सा भी जहाँ नवीनता नजर आता है एवेलुएटर की नज़र में, या फिर कह सकते हैं उसका जो आंसर पर जब नज़र पड़ता है तो उसको देख कर लगता है कि हाँ इसकी जो इसमें जो प्रेजेंट किया है वो बहुत हद तक, या फिर उसको कह सकते हैं कि उसको जानकारी काफ़ी अच्छी है।
क्योंकि देखिए कभी कभी चीजें होती हैं कि आप जो लिख रहे हो और अन्य अभ्यर्थी भी वही लिख रहे हैं, बट क्या करते हैं, जिसके नंबर ज्यादा स्कोर करता है उसके आंसर के लिखने के तरीके में बिल्कुल ही थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। क्योंकि जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, या कह सकते हैं ना किसी चीज की गार्निशिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आंसर राइटिंग में मेजर रोल होता है आप कैसे चीजों को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये चीजें मैं थोड़ा सा अपने आंसर में इंक्लूड कर दूंगी, ताकि आप संबंधित प्रश्न जो आपको बताया जाएगा, उसके अलावा आप चीजों को कैसे प्रेजेंट करोगे ये भी आपको गाइडेंस मिल जाएगा कम्प्लीटली। आप आराम से एग्जामिनेशन मतलब ये नोट पढ़ने के बाद इन चीजों को अडॉप्ट करके आप हूबहू आंसर अपना कॉपी सकेंगे। और यकीन मानिए कि इसमें कुछ मैं नए कंटेंट को भी डाल दूंगी, मतलब कर सकते हैं थोड़ा सा आपका कंटेंट जो होगा इम्प्रूव्ड वे में हो। फॉर एग्जांपल के लिए कुछ जो करंट डेटा प्रोवाइडेड रहेंगे, जैसे कि अभी इसमें आपको करंट डेटा हम लोग ये डाल सकते हैं कि भाई जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें जीडीपी कितनी है, ठीक है, और जो इंडियन इकोनॉमी है जीडीपी के नंबर में अभी फिलहाल करंट जो अभी चल रहा डेटा उसके अकॉर्डिंग जो हमारी जीडीपी है वो किस पोजीशन पे आती है। जैसे कि साथ साथ आप ये भी हो सकता है इस प्रश्न में, जो अगर मैं अपने तरीके से कुछ अलग इनपुट करना चाहूँ, तो फिलहाल जो अभी इंडियन जीडीपी का जो ट्रेंड है वो उस पर थोड़ा सा हम लोग कुछ नया उसमें कंटेंट में डाल देंगे। कहने का मतलब होगा कि जो मेरा जो नोट होगा उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, जो उसका मतलब कंटेंट, देन आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, देन आपको जो कर सकते हैं जो करंट डेटा, ये सारी चीजें हैं आपको नोट में बिल्कुल ही अलग मिलेंगी, ताकि जो अभ्यर्थी जो इन मेरे नोट्स को अगर आप आंसर राइटिंग में डालते हैं तो आपका आंसर जो अन्य अभ्यर्थी की तुलना में काफी अलग हटके होगा और काफी स्कोरिंग होगा। इवन जो देखिएगा आपका जो सिलेबस है उसमें जो कह सकते हैं कि मेरे द्वारा जो कुछ टिप्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि एक टिप्स मैं आपको अभी बता दे रही हूँ कि वो एक्चुअली क्या होगा। आप देख रहे हैं कि टॉपिक 1 तो बहुत ज़्यादा उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, लेकिन टॉपिक 2, 3 ये जो ऐसे टॉपिक हो जा रहे हैं जिसमें आपको कम से कम आपको कहीं कुछ जो टॉपिक्स हो जाते हैं जिस पर आपको कर्व्स ग्राफ्स की आवश्यकता होगी, तो ये इन चीज़ों को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कि आप उन कर्व्स और ग्राफ्स को हूबहू अपने कंटेंट में डाल पाएंगे। इवन मैं आपको एकदम उन चीज़ों पर आपको कमांड भी करवा दूंगी, क्योंकि देखिए अर्थव्यवस्था या फिर इकोनॉमिक्स जो ऐसा अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स जो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पर नहीं जाता है, उसमें मैं फिर से बता रही हूँ कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कि जो इकोनॉमी का जो कॉपी चेक कर रहा है उसको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको अर्थशास्त्र का नॉलेज है, ना कि आपने कंटेंट पर रट करके आया है और चीज़ों को लिख दिया है। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें सब लोग सब क्या करते हैं, पढ़ कर जाते हैं और जाकर वहाँ छाप देते हैं। उनका आंसर इतना जान लीजिए। और वैसे अभ्यर्थी जो थोड़ा सा अच्छा चीज प्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स डिफरेंट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी तुलना में आंसर नंबर जो होता है वो कम ही आता है। कारण एक ही हो जाता है कि आप कंटेंट पढ़ के जा रहे हैं और आपके कंटेंट में जो है थोड़ा सा आपकी जो समझ है वो झलकती है, दो दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। जब आप कर्व डाल रहे हैं, जब आप ग्राफ्स डाल रहे हैं, तो इससे इवेलुएटर को पता चल जाता है कि आपको इकोनॉमी की समझ है, ना कि वैसे अभ्यर्थी जो कि सिर्फ आप नोट को जाकर के कॉपी पेस्ट करके आ रहे हैं। तो कहने का मतलब इवेलुएटर को ये जरूर पता चलना चाहिए कि आपको इकोनॉमी की समझ है। इसी वजह से उसने ग्राफ का इस्तेमाल किया है या कर्व्स का इस्तेमाल किया है या चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसको बताना चाहिए, या फिर उसको ये चीज आपकी आंसर राइटिंग आंसर की जो कॉपी है उसको ये चीज झलक जाना चाहिए कि आपको इकोनॉमी की थोड़ी भी समझ है। इस वजह से वो क्या करता है, जैसे देख लेता है कि उसको आपको समझ आ रही है, वो अपना नंबर है वो बढ़ा देगा। जब देने वक्त नंबर वो कहीं भी कंजूसी नहीं करेगा। तो उसको बताना होगा इवेलुएटर को कि आपको समझ है, ना कि आपने पढ़ के आया है और याद करके आया है और अपने आंसर कॉपी में लिख दिया है। तो ये चीजें मैं आपको गाइड कर दूंगी इस पूरे जो आप देख रहे हैं दोनों ग्रुप में, जो जहां जहां पर आवश्यकता होगा मैं आपको सब चीजों को अपने नोट्स में भी डाल दूंगी, पढ़ा भी दूंगी, समझा दूंगी। फिलहाल जो आज जो वीडियो बनाने का जो पर्पस हुआ था कि भाई ये आपका जो पढ़ाई है कैसे स्टार्ट करना है। तो देखिए मैं बहुत ज़्यादा अगर बोल दूं कि ये बुक ले लो वो बुक ले लो, तो थोड़ा सा लेंदी तो जरूर होगा, लेकिन आपको
अगर 2-3 महीनों में इन चीज़ों को आप पढ़ने में सक्षम होंगे, तो मेरे हिसाब से मेरी जो क्रेडिबिलिटी बनती है आपके प्रति, या फिर कह सकते हैं कि मेरा उत्तरदायित्व है कि उन बुक्स को आपको नाम बता ही दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बुक का नाम बताने जा रही हूँ। आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो पहला क्वेश्चन जा रहा है आपको, जो इकोनॉमिक्स का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फॉर्मेट देख रहे हैं, और नेशनल अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग देख रहे हैं, इसके साथ साथ आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 जितने भी टॉपिक्स देख रहे हैं, कुछ चुनिंदा बुक्स हैं जिसके बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल कि जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक देख रहे हैं, इसमें आप चाहें तो एचएल आहूजा की हिंदी और इंग्लिश दोनों भी बुक आती है, और माइक्रो मैक्रो दोनों बुक है, आपको लेना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इसको पीडीएफ भी आपको मार्केट में ऑनलाइन अवेलेबल है, वो भी आप कंटेंट को आप ले सकते हैं, लेकिन आपको विस्तृत रूप में चीज़ों को पढ़ना होगा। देन आफ्टर आपको जिस्ट बना करके उसका एक अच्छा आंसर तैयार करना होगा। अगर आपके पास पर्याप्त समय है, अगर आप कहीं वर्किंग नहीं है, तो आपको इसके लिए 4-5 घंटे डे टू डे निकालने होंगे। और खासकर जो ऑल्ट्रिक वाले जो अभिव्यक्ति हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा समय नहीं होगा, नेक्स्ट 3 मंथ के बाद में आपका मेंस का एग्जामिनेशन होने की संभावना है, तो आपको अभी से काफ़ी समय दे करके तभी जाकर के ये कंप्लीट हो पाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टॉपिक जो हो जाता है, वो एचएल आहूजा की जो बुक है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, और मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसको ले लेते हैं। तो इन कंटेंट्स को आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा टॉपिक कहाँ पर अवेलेबल है, तब जाकर आप कंप्लीट नोट बना पाते हो। इसके अलावा अगर टॉपिक 5 एंड 6 के बारे में बात करेंगे, तो 5 जो टॉपिक है, एक अच्छे तरीके से आपको मिलेगा, एक जो एचएल भाटिया की बुक है उसमें अवेलेबल हो पाएगा, आप चाहें तो उसमें ले सकते हैं। और जो 6 नंबर है, वो एक सैल्वाटोर की बुक आती है, वो आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। तो कुल मिला के मैं 4 बुक्स बताई हूँ। इसमें एक एडिशनल जाता है आपको, झिंगन की बुक जाता है। तो आप मतलब 5 बुक को अगर कैरी ऑन करते हैं, अगर गो थ्रू करते हैं डिटेल्स में, तब जाकर के ये 6 टॉपिक पर कमांड कर पाएंगे। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि लाइन बाय लाइन बिल्कुल बुक नहीं पढ़ना है, आपको कंसर्निंग टॉपिक लेना है, उससे संबंधित नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद जो कंटेंट पढ़ने दिन आपको नोट्स बनाने होंगे। इसके अलावा जब मैं अगर बात करूं ग्रुप 2 के बारे में, ग्रुप 2 मात्र 3 बुक है, ज़्यादा बुक नहीं पढ़ने हैं आपको, 3 बुक से ही सारा कुछ निपट सकता है, जिसमें कि आपको उमा कपिला की बुक आती है, दत्त सुंदरम की बुक आती है, और एक मिश्रा अनपुरी की बुक आती है। इन 3 बुक से चाहें तो आप ये पूरा जो ग्रुप 2 है कवर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी फिर मैं कहूँगी कि बुक्स को बिल्कुल भी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, उसमें आपको कंसर्निंग टॉपिक उठाने हैं। हो सकता है उमा कपिला और मिश्रा एंड पुरी में आपको कोई तो टॉपिक दोनों में मिल जाए, उसी तरीके से हो सकता है मिश्रा एंड पुरी और झिंगन की बुक में आपको भी वो टॉपिक मिल सकता है, या फिर आपको दत्त एंड सुंदरम और मिश्रा एंड पुरी में भी आपको वो कंटेंट मिल सकता है। तो चाहे तो आप उन बुक्स के थ्रू, या फिर उनके पीडीएफ जो ऑनलाइन अवेलेबल है उनके थ्रू चाहे तो आप एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं, और एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखना होगा। जो अगर सही रणनीति का अगर मैं बात करूं, तो आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस देखने होंगे, एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के। तो ये सारे बुक्स अगर आप पढ़ते हैं और इनमें सिलेक्टेड टॉपिक की ओर जाएंगे, तब आपका ये सिलेबस कवर हो जाता है। अदरवाइज उतना मेहनत नहीं करना चाहते तो मेरे जो नोट्स अवेलेबल हैं उससे आप आराम से पढ़ सकते हैं। वे बिल्कुल ही टॉपिक वाइज बनाया गया है। इसके अलावा इसमें उन टॉपिक्स को भी कवर कर दिया गया है जो कि आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो मेरे जो नोट होंगे इसमें इससे आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा। इवन जो क्लासेस जो मेरा होगा वो रिकॉर्डेड क्लास रहेगा। मैं फिर से बता रही हूँ, क्लासेस जो होगा रिकॉर्डेड क्लास होगा। ये आपको कैसे मैं प्रोवाइड करूँगी इसके बारे में फिर से अलग वीडियो बना दूंगी। अभी संक्षेप में मैं आपको समझा दे रही हूँ। गूगल क्लासरूम एक एप्लीकेशन होता है जिसके माध्यम से मैं पहले एलएसडब्ल्यू के अभ्यर्थियों को गाइड करती आती थी। इवन जो मुख्य परीक्षा का जो आंसर राइटिंग करते थे, वैसे अभ्यर्थियों को भी गूगल क्लासरूम के माध्यम से ही मैं असाइनमेंट प्रोवाइड करती थी, क्वेश्चन प्रोवाइड करती थी और वीडियो प्रोवाइड करती थी। तो वापस से गूगल क्लासरूम के बारे में डिटेल्स में आपको अगले वीडियो में बता दूंगी कि कैसे आपको मैं गूगल क्लासरूम को ज्वाइन करना है। इवन लिंक प्रोवाइड भी करूंगी उस वीडियो में के माध्यम से कि आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन करते हो तो उस क्लासरूम में मैं इस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स का एक क्लास होगा बेसिकली,
जिसमें नोट होगा और नोट से संबंधित तो आपको वीडियो भी दिया हुआ रहेगा। तो ये जो है आज तो जो पहला वीडियो आया ये बेसिकली इंट्रो था। सिलेबस के बारे में मैंने संक्षेप में समझा दी हूँ। बुक्स के बारे में भी संक्षेप में बता दी हूँ। और वो जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बता दूंगी कि आप कैसे एनरोल होते हो या फिर उस क्लास में आप जाते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा, कहाँ नोट्स मिलेगा, कहाँ वीडियो मिलेगा, इवन लिंक्स वगैरह भी प्रोवाइड किया रहेगा। और फिर से मैं बता दे रही हूँ कि देखिए ये जो क्लासेस हैं ये कम्प्लीटली पेड हैं। नोट्स पीडीएफ में रहेंगे। हार्ड कॉपी अगर कोई स्टूडेंट जो हार्ड कॉपी जिनको चाहिए होगा उनको अलग से पे करना होगा ताकि मैं उनको समय से पूर्व आपको क्लास खत्म होने से पूर्व ही आपको हार्ड कॉपी सर्व कर दूं। फिलहाल अभी जब तक क्लास चलता रहे तब तक कुछ दिन तक आपका ये पीडीएफ ही प्रोवाइडेड रहेगा। लास्ट में आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगा। ठीक है। और वीडियो तो आपके पास रहेगा ही। आप चाहें तो वीडियो को मल्टीपल टाइम देख सकेंगे ताकि आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो उसमें आपको उस वीडियो के माध्यम से और जो आपको बुक या पीडीएफ मिलेगा उसके माध्यम से आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। देखिए जो क्लास है फिर से बता दे रही हूँ, ऑडिटर वालों के लिए भी है, डबल वालों के लिए भी है और 67 बीपीएससी वालों के लिए भी है। तीनों के लिए सेम कंटेंट है, सिलेबस बिल्कुल ही सेम है। तो ये ऐसा नहीं कि उनके लिए मैं अलग से क्लास, हाँ ये क्लासरूम अलग होगा लेकिन इसमें आपको कंटेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। हिंदी और इंग्लिश उनके आपकी सुविधा अनुसार दिया जाएगा। एक और जो बहुत जरूरी बात हो जा रही है यहाँ पर कि आपको जो कुछ डाउट क्लियरिंग की बात कर रहे थे कि कुछ विद्यार्थी लोग कॉल करके पूछे भी थे कि मैम हम लोग कुछ डाउट रहेगा इन दैट कंडीशन हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं फर्दर कुछ लाइव सेशंस लूंगी ताकि आपका जो डाउट क्लियरेंस है वो भी हो पाएगा, है ना। नहीं तो हो सकता है आपको सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए जाने के बाद में आपको कुछ ना कुछ डाउट रह जाए, हालांकि वीडियो से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। फिर भी एक इच्छा होती है कि नहीं मैम कुछ हम लोग का कुछ ऐसा इशू है जो कि आपको मुझे आप सामने में ही हम लोग गाइड कर देंगे। देन आफ्टर मैं आपको गूगल क्लासरूम आपको प्रोवाइड करूंगी। गूगल मीट के थ्रू आपको लाइव क्लासेस दे दूंगी, कुछ सेशंस जरूर होंगे जिसकी मदद से आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाए। और ये जो होगा डाउट क्लियर ये सारा जो आपका पहले कंप्लीट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल एटलीस्ट ग्रुप 1 कंप्लीट हो जाएगा तब वो आपको लाइव सेशन चलेगा, फिर ग्रुप 2 हो जाएगा तब आपका लाइव सेशन होगा। तो ये आज तो जो था इंट्रो था जिसमें मैं संक्षेप में आपको सिलेबस समझा दी हूँ, क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे कि कल जो वीडियो आएगा आपको पहला टॉपिक के बारे में आएगा, फिर नेक्स्ट डे सेकेंड टॉपिक। अगर वो उस वीडियो में आपको नहीं कवर हो पाया सेकेंड टॉपिक तो उसका आधा आपको फिर नेक्स्ट डे आएगा। तो ये जो सारे टॉपिक्स आते जाएंगे ये गूगल क्लासरूम पर अपलोड होते चले जाएंगे, साथ ही साथ नोट अपलोड होते चले जाएंगे और ये उनको ही प्रोवाइडेड होंगे जो रजिस्टर्ड होंगे। शुरुआत में जो आपको पहला जो वीडियो रहेगा आपको यूट्यूब पर भी डाला हुआ रहेगा, गूगल क्लासरूम पर भी डाला रहेगा ताकि आप जो भी अभ्यर्थी हैं उसको खुले में वो ओपनली देख पाएंगे। और जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे वो बाद में उनको कंटिन्यू वीडियो मिलते चला जाएगा। और एक वीडियो जो रहेगा आज का वीडियो और साथ में एक और आपको जो गूगल क्लासरूम कैसे ज्वाइन करना है, देन आपको पहला क्लास रहेगा। ये 3 वीडियो आपको यूट्यूब पर भी अपलोड किए रहेंगे और ये गूगल क्लासरूम पे। थर्ड वीडियो के बाद में फोर्थ वीडियो से लेकर के बाकी जितने वीडियो आएंगे वो सिर्फ गूगल क्लासरूम पर ही अपलोड होंगे। जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे केवल वो देख पाएंगे, उन्हीं को ये सर्व हो पाएगा। ठीक है, बाकी लोग के लिए बस कुछ कुछ टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे ताकि आपका भी अन्य विद्यार्थियों का भी कुछ हेल्प हो पाए। इवन जो बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के इकोनॉमिक्स के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी मैं आपको संक्षेप में यहाँ बता देना चाहूँगी कि उनके भी जो क्लासेस हैं वो जल्द ही इकोनॉमिक्स वाले क्लासेस अनाउंस होंगे। उनका जो सिलेबस है बिल्कुल ही अलग है। आप सिलेबस एक बार देख लीजिएगा अपना, अगर मेरी बातों पर अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस बिल्कुल ही अलग है, आपका सिलेबस और उनका सिलेबस, है ना। तो आपको अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ना है प्रोजेक्ट मैनेजर को, ना कि इनके सिलेबस बीपीएससी 67 या ऑडिटर या डबल के सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। तो कहीं पर भी अभी तक आप लोगों ने ऐसी गलती करके चलते आ रहे हैं तो उस चीज को सुधार लीजिएगा। आपका सिलेबस बिल्कुल ही अलग है। आपका सिलेबस है जो यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का सिलेबस है और इनका सिलेबस बीपीएससी के द्वारा खुद से बनाया गया है। इवन जो बीपीएससी अपना ये सिलेबस बना रहा है इसमें उसने क्या किया है कि यूपीएससी वाले टॉपिक्स को लिया है बट
जिस तरीके से यूपीएससी करता आता है कि हर टॉपिक के अंदर जितने सब टॉपिक्स है उसको क्लियरली मेंशन करता है, बीपीएससी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। इसकी वजह से सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको दिक्कत होती है कि समझने की भाई ये टॉपिक है तो हमको बस यही पढ़ना है या इसके अलावा कुछ और पढ़ना है या रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है। तो यकीन मानिए जो मेरा नोट रहेगा मैं उन सारे टॉपिक को जरूर टच कर दूंगी जो कि यहाँ पे बिल्कुल ही छिपा हुआ है, और उनसे संबंधित प्रश्न जो आएंगे वो भी मैं आपको गाइड करती चली जाऊंगी, ताकि आप सही तरीके से अपना एक नोट्स कंपाइल कर पाएंगे, संक्षिप्त नोट भी बना पाएंगे। हालांकि जो मेरा नोट होगा वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मैनर में रहेगा, ताकि कोई भी एक लेमैन जो या फिर इकोनॉमिक्स का जो साधारण जानकार भी है वो भी चाहे तो आराम से उन नोट्स के थ्रू आपको जो ऑप्शनल में अच्छा आंसर राइटिंग कर सकता है एग्जाम्स में। तो इस वीडियो में इतना ही। फर्दर और भी कुछ क्वेरी होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। फिर से बता रही हूँ कि देखिए बुक्स बहुत सारे पढ़ने होंगे, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपने ले तो लिया है तो बुक्स बहुत सारे पढ़ने होंगे। मैं बुक का भी नाम बता चुकी हूँ, आप चाहें तो उन बुक्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगे कि उन बुक्स के थ्रू आपका सारा डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, तब जाकर के मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइडेड किया हुआ है। क्लास का फी जो है इसके बारे में भी जानकारी दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताऊंगी, तो उन चीज़ों के माध्यम से या मेरे नंबर के माध्यम से आप अपना डाउट है जो भी वो क्लियर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले तो ये जान लेंगे कि जो आपको क्लास कैसे ज्वाइन कर लेना है। थर्ड वाले वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे पहला टॉपिक जो इकोनॉमिक्स का जो फॉर्मेट है, और खासकर इंडियन इकोनॉमी का जो फॉर्मेट है, इसमें जो टाइप्स है ब्रॉडली जो इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, राष्ट्रीय आय का लेखीकरण वगैरह जो है, ये सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से पढ़ते चले जाएंगे। ये जो मेरा नोट है अभी फिलहाल हिंदी में भी बना हुआ और इंग्लिश में भी बना हुआ है। पढ़ाऊंगी अभी बाइलिंगुअल, है ना, कोशिश करूंगी हिंदी वाले कंटेंट को ही कैरी ऑन करूँ, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी जो हैं वो आपको हिंदी माध्यम के रहेंगे। इंग्लिश वाले को नोट दे देंगे तो आप उनसे पढ़ सकते हो, लेकिन जब समझाने की बारी आई तो मैं बाइलिंगुअल जाऊंगी, क्योंकि देखिए क्या होता है कि सिर्फ इंग्लिश वाले कंटेंट से पढ़ाती हूँ तो हिंदी वाले बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। और वहीं अगर हिंदी कंटेंट से पढ़ाती हूँ तो हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों समझ जाते हैं। तो एक ही कंटेंट को मैं कैरी ऑन करूँगी क्लास में, और दोनों को जब पीडीएफ देने की बारी आएगी तो आपको अगर अच्छा होगा नहीं मैम हिंदी भी दे दीजिए इंग्लिश भी दे दीजिए, तो उस कंडीशन में दोनों नोट दे दूंगी। या फिर हिंदी वाले बोलेंगे कि नहीं मेरे को सिर्फ हिंदी नोट चाहिए और इंग्लिश वाले को सिर्फ इंग्लिश नोट चाहिए, तो आपके सुविधा अनुसार मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। और फिर से बता दे रही हूँ, इसमें आपको एडिशनल चार्जेस तब लिवाई करेगा जो अगर आप बोलते हैं कि नहीं मैम हम लोगों को पीडीएफ नहीं चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, इन दैट कंडीशन जो एडिशनल चार्जेस होंगे उसको आप कांटेक्ट करके जान लीजिएगा। आज बस पहला इंट्रो था जो थोड़ा सा बेसिक समझाने के लिए था। कल आपको गूगल क्लासरूम के बारे में बता देती हूँ और पहला टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और प्रोजेक्ट मैनेजर का क्लास जल्द से जल्द स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं जल्द से जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।